हाँ भाई बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। जैसा कि आपको पता है कि जिस यूट्यूब चैनल पर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। और इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल मुफ्त, और दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो शुरू से हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करते चले आए हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी की जो है, जैसे करंट कहने में, रिएक्टेंस कहने में और इम्पीडेंस कहने में पता ही नहीं है, प्रतिघात और प्रतिबाधा जानते हैं। तो इन बच्चों के लिए मैं ये वीडियोस लेके आया हूँ कि आगे इनको कंपटीशन की तैयारी करने में, नीट की प्रिपरेशन करने में, या 12th के जो सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो इस जो चैप्टर है, इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपके लिए बढ़िया नोट्स तैयार करे हैं, बहुत बढ़िया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, अंग्रेजी विद हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज हम इन विषय में से, इन कंटेंट्स में से केवल 3 पार्ट कवर करेंगे आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा का परिचय, जनरेशन ऑफ एसी, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की उत्पत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, पीक और आरएमएस वैल्यू। और इसमें हम आरएमएस के संग संग में आई एवरेज भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले नहीं पता था कि हम किस तरह से प्रत्यावर्ती धारा को नापें। तो पहले कोशिश करी कि हम इसकी जो है प्रत्यावर्ती धारा की एवरेज वैल्यू निकालें, फिर हाफ साइकिल की एवरेज निकालें। फिर जब उसको देखा कि गैल्वोमीटर में जो मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर होता है, जिससे कि प्रत्यावर्ती धारा मापी जाती है, उसमें ये वैल्यू जो हमने निकाली है, जो कैलकुलेट करी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, यानी एवरेज करंट, एवरेज प्रत्यावर्ती धारा, औसत प्रत्यावर्ती धारा और औसत प्रत्यावर्ती धारा हाफ साइकिल, दोनों जो हमने कैलकुलेट करी है वो उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली उससे, जो कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, जो डीसी करंट की वैल्यू होती है, वही एसी करंट की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हम पता चला कि सही वैल्यू जो है, जो नापता है मूविंग कॉइल वैल्यू में गैल्वोमीटर, वो आरएमएस वैल्यू नापता है। तो हम ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि नाम है, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसकी पीरियोडिकली, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर, एक आवर्त काल के बाद, एक निश्चित आवर्त काल के बाद उसकी जो है दिशा और मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं, और कुछ समय बाद वह पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, यानी उसी डायरेक्शन, उसी पोजीशन पे आ जाती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद या निश्चित कालांतर के बाद। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट इज इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्सेस इस डायरेक्शन ऑफ, अपनी डायरेक्शन उल्टी कर लेती है, पहले जिस दिशा में थी उसके अपोजिट एक निश्चित समय के बाद, और अपना मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज करती है समय के साथ साथ, अपना जो है परिमाण भी निरंतर परिवर्तन करती है एक निश्चित समय अंतराल पर। तो विद्युत धारा वह धारा है कि जो आवर्त रूप से अपनी दिशा बदलती है और समय के साथ साथ परिमाण में भी निरंतर परिवर्तन करती है। तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन और गणितीय निरूपण जो है,
सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखेंगे। ये हम पिछला जो ग्राफ था ये देखिए, इसमें पाई/2 कला फेज डिफरेंस के बाद ये मैक्सिमम हो जाती है, पाई पर फिर जीरो हो जाती है पाई फेज डिफरेंस के बाद, और 3 पाई/2 पाई फेज डिफरेंस के बाद जो है वो फिर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू उसकी मैक्सिमम हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाती है, और 2 पाई फेज डिफरेंस के बाद फिर जीरो हो जाती है। इसी तरह से अगर टाइम इंटरवल पर देखें तो T/2 के बाद ये जीरो हो जाती है, और ये पूरे आवर्तकाल के बाद फिर से जीरो हो जाती है, और 2 बार अपने एक आवर्तकाल में मैक्सिमम होती है। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है एसी वोल्टेज की, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी और वोल्टेज की, और आई करंट की, V इजिकल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई इजिकल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अगर सेम फेज में है तो ओमेगा टी रहेगा, और आगे या पीछे है तो प्लस या माइनस फाई इसमें जुड़ जाएगा। इसमें हमने जो ये वाला जो समीकरण लिया है उसमें प्लस फाई लिया है, यानी फाई कलांतर से आगे है, फाई कलांतर से धारा आगे है, तो इसलिए हमने थोड़े पहले स्टार्ट कर दिया है नीचे वाले आई का ग्राफ। ये देखो आई का ग्राफ थोड़े पहले स्टार्ट हो गया है, फाई कलांतर, ये फाई कलांतर है इसका। और वी जो है पीक वैल्यू V0 की I0 से हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि V की वैल्यू आई की वैल्यू कम होती है, V की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब I इज इक्वल टू होता है V/R। तो क्या है, R जो है क्या, डिवाइड है ना बीम से, R V को R डिवाइड कर रहा है, इसलिए मतलब I कम होगा। तो I इज ऑलवेज लेस देन I इज ऑलवेज लेस देन V। तो इसलिए I0 भी V0 से कम होगी, तो इसलिए I0 का जो मैक्सिमम पीक लेवल है I0 वो कम है V0 की अपेक्षा, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ ओमेगा जो वो दिए हैं टर्म्स, उसमें ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में है, और टी टाइम है, फाई फेज डिफरेंस है। तो एडवांटेज क्या है एसी की और डीसी के ऊपर? एसी की तुलना में डीसी की तुलना में एसी के क्या लाभ है कि एसी को हम लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं विदाउट पावर ड्रॉप, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम जगह जगह पर वो लगा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा सकते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम कर सकते हैं। और मिनिमम पावर लॉस के संग में जो है एसी को हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं। एसी जनरेटर सिंपलर और चीपर है डीसी जनरेटर की अपेक्षा। और एसी मोटर जो है, जो एसी से चलने वाली मोटर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और लेस मेंटेनेंस, उन्हें कम रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। अब जनरेशन ऑफ एसी, एसी की उत्पत्ति देखो, एसी जनरेटर प्रिंसिपल क्या है, सेकंड फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहलाता है। मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। ये सेकंड नियम कहलाता है। और फर्स्ट नियम क्या कहलाता है? फर्स्ट नियम जब कहलाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो इसी नियम के आधार पर एसी की उत्पत्ति होती है, और इसी सिद्धांत पर एसी जनरेटर काम करता है। तो हम एसी जनरेटर के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और 10th में हमने पढ़ा भी था कि उसकी कुंडली जो है आयताकार कुंडली किस तरह से दो चुंबकों के बीच में जो है घूर्णन करती है, इस तरह से ऐसे 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 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो लगातार उसके
उससे कटने वाला फ्लक्स कम और ज़्यादा होता है। जैसे जब यूं हो जाएगा तो फ्लक्स बिल्कुल नहीं कटेगा, यहाँ से निकल जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और जैसे 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 उसकी कुंडली यूं सीधी होती जाती है 90 होती तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो जब लगातार चेंज होगा उससे कटने वाले फ्लक्स में, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जनरेट होगा ईएमएफ। तो अ, इसी सिद्धांत पर हमारा काम करता है एसी डायनेमो या एसी जनरेटर। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स पता है किसी भी कुंडली से, जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, अगर कुंडली में एन चक्रों की संख्या है और कुंडली का क्षेत्रफल ए है, उसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल ए है, और वो ओमेगा चुंबकीय ओमेगा जो है कोणीय वेग से गति कर रही है, घूम रही है किसी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में ये क्षेत्रफल की आयताकार कुंडली जिसमें कि एन टर्न है, वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो उससे कटने वाला फाई कितना होगा? फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है। ई की वैल्यू होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहां से अगर हम इसमें एन तो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर वो टी सेकंड में ओमेगा, टी सेकंड में अगर उसमें थीटा डिफ्लेक्शन होता है, थीटा डिफ्लेक्शन अगर टी सेकंड में होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। थीटा डिफ्लेक्शन अगर टी सेकंड में होता है तो कोणीय वेग गुणा समय बराबर डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ एन वी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये डी लग जाएगा यहाँ पे अपॉन डी टी। ठीक है। क्योंकि एन भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एन वी ए। ठीक है। और इसको जब करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dt के सापेक्ष तो ये आ जाएगा e की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। और यही जो ई है वो टर्मिनल वोल्टेज की बराबर होता है। ठीक है। तो इसको हम V0 भी कह सकते हैं ई को। ठीक है। तो इसको सॉरी V0 नहीं V कह सकते हैं। तो इसको हम V के बराबर रख लेंगे, V इज इक्वल टू एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और फॉर मैक्सिमम V यानी V0 के बराबर जैसे हम मानते हैं वो होगा, तो कब होगा वो? जब साइन ओमेगा इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो तब होगा ये, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती? 1 होती है मैक्सिमम, यानी जब थीटा की वैल्यू यानी ओमेगा टी की वैल्यू 9t हो जाए। तो जब ये हो जाएगा तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी V0 के बराबर उस समय। तो ये जब साइन ओमेगा टी 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है।
तो यहां से हम इस पूरे की जगह पे क्या कर सकते हैं, V0 रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो ये V की वैल्यू निकल आई, वोल्टेज की वैल्यू निकल आई। और इसी तरह से हम फिर I की वैल्यू भी सेम तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम I की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। I की वैल्यू होगी I0 साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों वैल्यू निकल आई इससे। और जहां पर I0 जो है वो पीक ये करंट है, और V0 पीक ईएमएफ है, या E0 भी मान सकते हैं, V0 भी मान सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आपने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है टाइम टी के साथ पीरियोडिकली या साइनोसाइडली वेरी करता है। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। और जो ओमेगा है या कोणीय वेग है, वो स्पीड और वो उस पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। काय की फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और मैक्सिमम ईएमएफ कब होता है, जब मैक्सिमम फ्लक्स कटता है, यानी कुंडली परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। तो ये हम एक चीज अब और देखेंगे, पीक एंड आरएमएस वैल्यू देखेंगे। तो पीक और आरएमएस वैल्यू देखने के लिए हमें सबसे पहले ये एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगी इसकी, क्योंकि आई हम कैलकुलेट कैसे करें। भाई आई तो साइनोसाइडिकली लगातार चेंज हो रही, फिर हम कौन सी आई माने, पीक भी नहीं मान सकते। एक बार पीक हो रही है तो एक बार जीरो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार करंट जीरो होती है और कई बार करंट मैक्सिमम होती है। तो हमारी जो लाइट है वो धीमी और तेज क्यों नहीं होती, मतलब एक ही जैसी जलती रहती हैं, और कोई भी हमें जो पावर मिलता है वो एक सा मिलता रहता है। यहाँ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कोई भी अगर हम अप्लायंसेस, घरेलू जितनी भी लाइट है, हम घरेलू जो लाइट यूज कर रहे हैं वो एसी करंट है, एसी सप्लाई है हमारे घरों में 220 वोल्ट की। तो वहां पे जो हम सप्लाई ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो उसमें तेज मद्दा क्यों नहीं हो रहा। जो हम CFL वगैरह जला रहे हैं, या जो LED जला रहे हैं, या बल्ब जला रहे हैं, वो तेज मद्दा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि करंट तो कई बार जीरो होती है, कई बार शून्य होती है, कई बार नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो ये जो प्रोसेस है बहुत तेज तेज होती है, क्षणिक होती है। तो एकदम जीरो हुई, एकदम जीरो जीरो हुई, एकदम मैक्सिमम हुई, एकदम जीरो हुई, तो उसमें पता ही नहीं चलता, एक सी चलती है करंट। ठीक है। और दूसरा क्या है, करंट लगता क्यों है, करंट लगता भी इसलिए है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है। मतलब जीरो से कब वो मैक्सिमम हो गई, वो कब फिर जीरो हो गई, कब मैक्सिमम हुई, पता नहीं चलता है। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट, एक चीज दिमाग में रखो आप लोग बच्चों, कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा जुड़ेगा। ठीक है। ये वेक्टर नहीं है कि पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव जा रहा है तो घटा दें हम। ठीक है। तो इसलिए जुड़ेगी, नेगेटिव में भी जुड़ेगी और पॉजिटिव में भी जुड़ेगी। और इसकी अभी हमें पता चल जाएगा कि जो जो नापते हैं, जो वैल्यू आती है वो RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है। ठीक है। तो अब आई निकालेंगे हम एवरेज। तो
0 टू टी आई अपॉन टी डी टी, इससे निकलेगा आई एवरेज। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल में निकलेगी, तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। 0 टी आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई जीरो अपॉन टी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये होगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी टू जीरो। आई जीरो ये भी बाहर आ जाएगा, ये आएगा कॉस ओमेगा टी टी और ये जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस आई जीरो ओमेगा टी तो ये एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होती 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये टी से टी कट जाएगा, ये बचेगी कॉस 2 पाई माइनस 1। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आई जीरो अपॉन ओमेगा टी, और 1 में से 1 गया तो ये बचेगा 0, तो ये वैल्यू आ रही इसकी आई एवरेज की वैल्यू 0। तो ये इसलिए आ रही कि जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतनी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ग्राफ ऐसा जा रहा है। लेकिन ये कभी इस तरह से होता नहीं है, धारा घटती नहीं है, तो ये गलत है। तो हम फिर हाफ हाफ साइकिल में निकाल के देखेंगे करंट। ठीक है, अब इसको हाफ साइकिल में जब निकाल के देखेंगे यहाँ पे, 0 टी बाई टू निकाल के देखेंगे आई टी डी टी, तो ये यहाँ तक तो सेम आएगा। यहाँ तक तो सेम आएगा, ये वाला पॉइंट माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई टू और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस 0।
तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस 2 पाई अपॉन टी T/2। तो ये कट गया, ये कट गया, -1। तो ये आ गया माइनस आई नॉट ओमेगा टी कॉस पाई -1। तो इसकी वैल्यू होती है -1 और -1 अपॉन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये आएगा 2 आई नॉट ओमेगा टी। 2 कैसे हो गया, 2 ऐसे हो गया कि माइनस माइनस दोनों जुड़ गए 2, और जो बाहर वाले माइनस से हट गया तो 2I0 हो गया और ओमेगा टी। तो अब यहाँ से 2I0 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी और यहाँ से टी। तो टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसकी आई वैल्यू हो गई I0 अपॉन पाई, आई एवरेज की वैल्यू। तो ये भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमें कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगी, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक है। तो आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेने के दो तरीके हैं, एक तो हम पावर से ले सकते हैं और जिस तरह से अभी हमने निकाला उस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके बता रहे हैं हम आपको। एक तो आई बार का स्क्वायर जो होता है, आई एवरेज जो वैल्यू होती है मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आई मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है, आई बार का स्क्वायर ये कहलाती मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है, इसका जब हम अंडर रूट करते हैं आई बार स्क्वायर, तो आई आरएमएस वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो ये आई आरएमएस वैल्यू जब निकलेगी, कब इसका जब स्क्वायर करेंगे, तो पहले हम आई आरएमएस वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो आई आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो जो वैल्यू है आई की उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वैसे हमारी वैल्यू क्या होती है उसकी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आएगा आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो जब हम वो निकालेंगे आई बार का स्क्वायर, तो ये आएगा आई स्क्वायर बटे टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी। तब ये वैल्यू हमारी पूरी निकल के आएगी।
ठीक है, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये एक तरीका ये है, ठीक है। जैसे अभी हमने सबका वो निकाला इंटीग्रेट करके 0 to t एवरेज वैल्यू निकाल के, तो इसका भी इसी तरह से t से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे और ये निकलेगी। अब ये आई स्क्वायर जो है इसका यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। ठीक है। अब इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना इतना आसान नहीं है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसको पहले हम अगले पेज पे कॉपी कर लें। ये देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है। यहाँ से ये 0 to t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। तो ये अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। तो जब इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? 1 की जगह t आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ t आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ कॉस की जगह साइन आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, 0 टू टी। अब यहाँ पर 2 ओमेगा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 2 ओमेगा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर अपॉन 2 टी 2 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लेंगे टी की वैल्यू एक एक ऊपर में रखेंगे, फिर नीचे 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आएगी, और नीचे वाली तो ऊपर वाली रख के देख लेते हैं, 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और ये पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं अगले उस पे ले जाने के लिए, पेज पे। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, आई नॉट 2 टी इंटू 2 ओमेगा की जगह होती है 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी और इंटू टी, ठीक है, माइनस साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, तो ये टी से टी कट गया, ये आई नॉट स्क्वायर ये टी नहीं कटा था, 2
ये टी से टी कटा था, तो आई नॉट 8 पाई आएगा। ये टी से टी कट जाएगा, तो ये 4 पाई आएगा, माइनस साइन 4 पाई आएगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये बचेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 4 पाई, तो ये आ जाएगा आपका आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2, 8 था ये। ठीक है, ये आ जाएगा आपकी आई बार स्क्वायर की वैल्यू। तो आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई बार स्क्वायर अपॉन रूट। ठीक है, तो इसकी जब रूट निकालेंगे हम, यानी आई स्क्वायर बटे 2, तो ये आएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 आई आर एम एस की वैल्यू, तो ये निकल आई। ठीक है, तो ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और है, जो कि पावर से निकालने का तरीका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पावर से कैसे निकालते हैं? पावर से आरएमएस वैल्यू, पहले तो ये समझ लो आरएमएस वैल्यू होती क्या है। वो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नापती है, और आरएमएस वैल्यू की एसी करंट में सेम पावर होती है जो डीसी करंट में डीसी करंट की होती है। जो डीसी करंट के जो जितने डीसी करंट की जो पावर होती है ना, वो उतनी ही आरएमएस वैल्यू की एसी करंट पावर देती है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी डीसी विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टर एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द सेम टाइम। ठीक है, एक निश्चित समय में जितने की हीटिंग इफेक्ट डीसी करंट देगी, स्टेडी यानी नियत जो है डीसी करंट देगी, उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो है एसी की आरएमएस वैल्यू देती है। ठीक है, तो एसी का आरएमएस मान स्थिर डीसी का वह मान है, स्थिर डीसी का वह मान है जो एक प्रतिरोधक में समान समय में एसी द्वारा उत्पन्न उसमें ऊर्जा के प्रभाव के बराबर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी डीसी जितना उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, उतनी वैल्यू की एसी का आरएमएस मान, ठीक है, वो उतना ही उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो एक ये दूसरा तरीका है आरएमएस वैल्यू के उत्पन्न करने का आई स्क्वायर आर से। तो वही आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमने भी आई स्क्वायर लेके चले थे, जो हमने वो लिया था इसको, उसमें भी स्क्वायर लेके चले थे आई स्क्वायर का, और साइन स्क्वायर लेके चले थे, तो वो सेम आ जाएगा। बस अंतर ये है कि इसमें पावर लेके चले हैं, और पावर को जो है डी जो जैसा कि उनने उसमें बोला है, क्या कहते हैं उसकी परिभाषा में, कि फॉर डीसी करंट आई आर एम एस प्रोड्यूसिंग दी सेम पावर, डीसी करंट के लिए आई आर एम एस सेम पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए था पावर, तो डीसी के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू डीसी की कितनी होगी, आई आर एम एस आई स्क्वायर आर एम एस आर, तो इसकी पावर और जो उसकी पावर थी एसी की, जो यहाँ से हमने निकाल ली। ठीक है ना, वो सेम करती है, तो इसलिए दोनों को जब बराबर रख देंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। ठीक,
तो तरीका अलग हो सकता है वैल्यू निकालने का आरएमएस। एक तो पावर से निकलती है, एक जो है मीन मीन स्क्वायर वैल्यू से, आई की मीन स्क्वायर वैल्यू से भी निकलता है। रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो आई मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो आई की, और उसका अंडर रूट कर दो तो वो भी निकल आएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू बाय पावर, पावर से भी निकलती है। पावर से देखना है तो देख लो, 5 मिनट और लगेंगे। देखो पावर क्या होता, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो अब यहां से आई की वैल्यू रखेंगे हम, तो आई जीरो का, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, तो ये पावर आ जाएगी आपकी। अब एवरेज निकालना है पावर की, तो जैसे हमने उसकी आई की एवरेज निकाली थी उसी तरह से हम पावर की एवरेज निकाल लेंगे। तो पावर की एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को 0 से t के बीच में इंटीग्रेट करेंगे और t से ही डिवाइड करेंगे। तो आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आर तो बाहर आ जाएगा इधर पे निकल के, आर कांस्टेंट है, चाहे बाहर रखे रहने दो, ठीक है। यहाँ ये यहाँ रखे रहने दो dt। तो इससे जो है, जो तरीका हमने वहां अपनाया था ना सेम, 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये निकाल के इसकी जगह हम वही cos 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2 लिख लेंगे, और पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद जब निकालेंगे तो पी एवरेज की वैल्यू जो आएगी हमारी, वो ये आएगी। जब पूरा जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर बटे 2, ठीक है। ये जब आएगी तो इसको हम आई आर एम एस स्क्वायर आर के बराबर रख लेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बटे 2। तो ये जो है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज ऑल एसी वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज। जितनी भी एल कोई स्पेशल नहीं लिख दिया हो कि ये क्या वैल्यू है, तब तक सारी आरएमएस वैल्यू है एसी की, जितनी वैल्यू होती हैं। तो ये वाला चैप्टर के हमने आज 3 कंपोनेंट पढ़ लिए, और आप लोग इसको वीडियो को देखिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर नहीं किया है अभी तक तो।